इसी आज हम लोग एक इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। दिस इज 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉर क्लैट 2026। मैं आपको सारी की सारी चीजें बताने वाला हूं जो भी आपको पता होनी चाहिए रिलेटेड टू द टॉपिक। साथ में मैं चाहूंगा लाइव चैट बॉक्स में हम लोग बातचीत भी करते हुए चलें कि हम लोग सारे के सारे क्वेश्चन आंसर जो भी क्वेरीज है आपकी आप डाल सकते हो। मैं सारी चीजों को आंसर करने के लिए बैठा हूं आज आपके लिए। अगर आप चाहते हो तो एंड ऑफ द सेशन हम लोग कुछ स्ट्रैटेजिक डिस्कशंस भी कर सकते हैं कि हमें पढ़ाई किस तरह से करनी है या हमें यहाँ से किस तरह से टॉपिक्स को फिगर आउट करना है। लेकिन उसके पहले हम लोग टॉपिक कर लेते हैं, टॉपिक के साथ स्टार्ट करते हैं। जहां पे भी मैं क्वेश्चन पूछूंगा आपको 100% पार्टिसिपेट करना है, क्योंकि हम लोग लाइव सेशंस इसीलिए करते हैं कि आप लोग भी पार्टिसिपेट कर पाओ, आप लोग भी क्वेश्चंस पूछ पाओ। लाइव सेशंस में बहुत ज्यादा एफर्ट लगती है क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो तो बहुत ज्यादा इजी होती है कि आपने वीडियो को रिकॉर्ड किया और डाल दिया, लेकिन लाइव सेशन में जान चली जाती है। लेकिन हम लोग ये सारी चीज़ों को पीछे छोड़ते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और मैं आप चाहूंगा कि मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपके लिए सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करूं। लेकिन आपको भी पार्टिसिपेट करना है, आंसर्स देते रहना है। मेरे को बिल्कुल ऐसा फील नहीं कराना है कि मैं अकेले बैठा हूं, अकेले में बातचीत कर रहा हूं। तो ये जो 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है, इससे रिलेटेड बहुत सारे फैक्ट्स हैं जो आपको बहुत अच्छे से पता होने चाहिए, क्योंकि इस तरह के टॉपिक्स जो है क्लाइट में आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा हायर होती है। तो सबसे पहले तो जो बेसिक सी चीज़, मैंने बोर्ड भी एडजस्ट कर लिया है अपना फाइनली। तो सबसे पहली चीज़ यहाँ पे मैंने कुछ फैक्ट्स इसके चारों तरफ लिख दिए हैं जो भी चीज़ों को मेरे को डिस्कस करना था। एंड फर्दर इसके बियॉन्ड भी पॉइंट्स हैं जो आपको सेशन में जब हम लोग डाइव इन करेंगे तो आपको समझ आएंगे और हम लोग फर्दर उन पे इलाबोरेट करेंगे। सबसे पहले सबसे बेसिक चीज जो आपके सामने लिखी हुई है कि इस बार 78th वर्ल्ड असेंबली असेंबली जो कि 2025 में हुई थी, इसका प्रेसिडेंट कौन था, यानी कि इसको लीड कौन कर रहा था। प्रेसिडेंट अगर कहीं पे भी आपको पूछा जा रहा है तो प्रेसिडेंट का मतलब ये होता है कि उस मीटिंग का चेयरमैन कौन है या स्पीकर कौन है। अगर आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हो तो स्पीकर किस तरह से देखा जाता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर एक गैदरिंग हुई है, अब जैसे वर्ल्ड हेल्थ हेल्थ असेंबली जो है इसके अंदर टोटल 194 मेंबर्स हैं, यानी कि 194 मेंबर स्टेट्स हैं, मेंबर कंट्रीज हैं। अभी जो 194 स्टेट्स हैं, शायद आपको पता होगा यूनाइटेड नेशंस जो है, यूनाइटेड नेशंस में 193 मेंबर स्टेट्स हैं, यानी कि 193 देश जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं। इसी तरह से शायद आपको याद होगा हम लोगों ने एक टॉपिक में पढ़ा था यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी जो थी WHC, इसके मेंबर्स भी आपको पूछे जा सकते हैं, ये 196 थे। लेकिन जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके मेंबर्स हैं 194, या फिर वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज हैं उनके 194 मेंबर्स हैं। अभी जब 194 मेंबर्स बैठेंगे तो ऐसा हो सकता है कि बहुत ज्यादा केओटिक माहौल हो जाए। उस माहौल को कंट्रोल करने के लिए एक पर्सन को स्पीकर बनाया जाता है। स्पीकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि सबको अच्छे से बोलने का चांस मिले, किसी की चांस पे कोई दूसरा पर्सन ओवरलैप ना करे, सारा का सारा जो भी फंक्शन है जो भी एजेंडा है उसको हम लोग अच्छे से कंप्लीट कर पाए। ऐसा ना हो कि इंडिया को तो बोलने का चांस दिया, रशिया को बोलने का चांस ही नहीं दिया, क्योंकि रशिया को यूएस पसंद नहीं है। इस चीज को मेंटेन करने के लिए, इस पूरे डेकोरम को, लॉ एंड ऑर्डर को उस हाउस में मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ऑफ द स्पीकर। तो इस बार के जो स्पीकर थे उनका नाम है थियोडोरो जे हेस्बोसा। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा नाम है, मतलब मैं भी रीड कर रहा था तो मैं भी फंस गया था। प्लस जो आपको सेकंड नेम पता होना चाहिए कि वाइस प्रेसिडेंट का नाम क्या था, तो वाइस प्रेसिडेंट का नाम है डॉक्टर जलीला बिन्त अल सैयद जवाद हसन। ये दोनों चीजें तो मैंने आप लोग के लिए सामने ही लिख दी थी कि आपको ये चीज पता चल जाए। और क्योंकि ये सबसे इंपॉर्टेंट और इजी फैक्ट्स हैं और इनको समझना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। लेकिन इसके साथ आपको एक दूसरी चीज याद रखनी है कि ये जो पर्सन है, ये है हेल्थ सेक्रेटरी ऑफ फिलीपींस। हेल्थ सेक्रेटरी अगर कहीं पे भी लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि वो हेल्थ मिनिस्टर की बात कर रहा है। बहुत सारी कंट्रीज में मिनिस्टर को रेफर किया जाता है विद द टर्म सेक्रेटरी। तो जैसे हिलरी क्लिंटन थी तो वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थी, आपने शायद देखा होगा बहुत सारी मूवीज में इधर उधर उसको रेफर किया जाता है, तो हमेशा बताया जाता है सेक्रेटरी क्लिंटन। सेक्रेटरी का मतलब है मिनिस्टर क्लिंटन। अब इसी तरह से जो ये पर्सन है, सेकंड पर्सन जो कि वाइस प्रेसिडेंट थी, ये थी हेल्थ मिनिस्टर, यहाँ पे इजी है, हेल्थ मिनिस्टर ऑफ बहरेन। तो इस तरह से आपको इन दोनों के देशों को याद रखना है, 1 एंड 2। ये लोग के क्या नाम है, नाम भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब इसके बाद जो सेकंड चीज आपको पता होनी चाहिए कि ये जो असेंबली है, ये एक एनुअल होने वाली समिट है। एनुअल समिट होने का मतलब होता है साल में एक बार इसकी मीटिंग होती है। इस बार 78th मीटिंग हो रही है। 78th मीटिंग जो हुई है, इस मीटिंग को कंडक्ट किया गया है जेनेवा में। शायद जेनेवा तो आपको पता ही होगा, अभी तक आप लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया होगा जेनेवा के बारे में, क्योंकि हर दूसरी जगह का हेड क्वार्टर जो होता है वो जेनेवा में होता है। मतलब अगर कोई भी चीज हमसे पूछी जा रही है किसी क्वेश्चन में कि
इस चीज का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आप आंख बंद करके मार्क कर सकते हो आंसर जेनेवा। ऐसा कभी मत करना। क्लैट क्योंकि बहुत ज्यादा जेनेवा वाले क्वेश्चंस पूछता नहीं है। मैं एक और ट्रिक बताता हूँ आपको, अगर आप इस ट्रिक को याद रखते हो तो आपको शायद थोड़ा सा ज्यादा हेल्प करे। वर्ल्ड में जितने भी आलतू फालतू ऑर्गेनाइजेशंस है, आलतू फालतू ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है जैसे कि कोई भी एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है, फूड ऑर्गेनाइजेशन है, या फिर यूनेस्को है, यूनिसेफ है, उसके बाद हम लोग ले लेते हैं कोई इंटरनेशनल रिस्ट्रक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये जितने भी ऑर्गेनाइजेशन होंगे ना, इन सारे के सारे ऑर्गेनाइजेशंस का हेडक्वार्टर जो होता है वो होता है जेनेवा, या फिर कोई ना कोई शहर ऑफ यूरोप। मोस्टली इनका सिंपल सा आंसर यही निकल के आता है। लेकिन जैसे ही कोई भी इंस्टीट्यूशन फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, तो इसका हेडक्वार्टर हमेशा निकल के आता है यूएसए। तो आपको यूएसए की सिटीज को याद रखना है जिन सिटीज में इसके हेडक्वार्टर हो सकते हैं। अब जैसे सैन फ्रांसिस्को है, शिकागो है, मायामी है, ऐसे कभी भी आंसर्स नहीं होते हैं। आंसर होगा आपका न्यूयॉर्क, वॉशिंगटन, इस तरह की यूएस की सिटीज। तो आपको इस डिफरेंस को याद रखना है। इस डिफरेंस से हम लोग कई बार आंसर्स को फिगर आउट कर लेते हैं जब हमारे पास चार ऑप्शन गिवन होते हैं। तो उसमें हमको समझ आता है कि ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, तो ये ऑप्शन होना चाहिए। आपके साथ शायद अभी तक मॉक में हो चुकी होगी ये चीज। वैसे किसका मॉक दे रहे हो, जल्दी जल्दी बताओ एक बार कमेंट्स में। किसके किसके मॉक्स दे रहे हो, किन कोचिंग्स के? एक कोचिंग के दे रहे हो, दो कोचिंग के दे रहे हो? तुम्हारी कोचिंग का नाम क्या है जिसके भी तो मॉक दे रहे हो? जल्दी से बताओ, देख रहा हूँ मैं चैट बॉक्स। ठीक है, बढ़िया है, सही दे रहे हो। तो इस बार जो इसकी थीम थी वो है वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। इस बार की मीटिंग की जो थीम है ये है वन वर्ल्ड फॉर हेल्थ। काफी सारे लोगों ने अपनी कोचिंग्स बता दी हैं। काफी सही कर रहे हो, इतनी सारी कोचिंग्स के अगर मॉक दे रहे हो तो कोशिश करना एक से दो कोचिंग के मॉक्स देते रहो। क्योंकि अगर एक सिंगल कोचिंग के मॉक दोगे तो तुम्हारा एक पैटर्न फिक्स हो जाएगा कि तुम एक ही तरीके से पूरे मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम किसी भी दूसरे डायरेक्शन में सोच नहीं पाओगे। यहाँ पे हमको अपने आप को ओपन रखना होगा कि हम मल्टी डायमेंशनल सोच पाए। अब क्या होता है, जैसे हम लोग लीगल एज के मॉक देते हैं, तो लीगल एज के मॉक के साथ क्या प्रॉब्लम होती है कि एक जैसे पैटर्न के दिखते हैं। मतलब आप मॉक 1 ले लो, 10 ले लो, 15 ले लो, क्वेश्चन फॉर्म करने का तरीका एक जैसा होता है। लॉ प्रेप के साथ भी यही होता है, करियर लॉन्चर के साथ भी यही होता है। इस तरह से सारी कोचिंग्स इसी तरह से एक पैटर्न को फॉलो करती हैं। हमको उस पैटर्न को ब्रेक करना होता है। तो पैटर्न को ब्रेक करने के लिए हम लोग दो से तीन कोचिंग्स के दें, ज्यादा बेहतर होता है। अब अगला क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली होता क्या है। तो यहाँ पे मैंने व्हाट इज लिख दिया है। हालांकि अगर तुम लोग चाहो तो मैं इसके लिए एक अच्छा सा एक माइंड मैप बना के तुम लोग को दे भी दूंगा। और तुम लोग को चाहिए एक मेरे नोट्स की फोटो चाहिए तो नोट्स की फोटो भी ले सकते हो। मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा चिया दीदी के, तो वहां से तुम लोग को मिल जाएगी। तो हम लोग आ जाते हैं मुद्दे पे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। टाइम वेस्ट अपन करेंगे सेकेंड हाफ में। तो 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो हुई है, अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये क्या है और क्यों है। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है ये डब्ल्यू का सबसे मेन ऑर्गन है। डब्ल्यू के बिहाफ पे जो भी डिसीजन मेकिंग करनी होती है, उस सारी डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस को डब्ल्यू करता है। यानी कि वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में डब्ल्यू के सारे मुद्दों को डिस्कस किया जाता है और उनको फाइनलाइज किया जाता है, और किस तरह से हमको नेक्स्ट एक साल में, 1.5 साल में, 5 साल में किन गोल्स को रखना है और किस तरह से चीजों को अचीव करना है, उन सारी चीजों को फिगर आउट करते हैं। पैरेलली 194 मेंबर कंट्रीज आती हैं, इस मीटिंग को अटेंड करती हैं। इंडिया ने भी इस साल इस मीटिंग को अटेंड किया था, हर साल ही इस मीटिंग को अटेंड करता है, और वहां पे बहुत सारी चीजें डिस्कस होती हैं जो हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट होती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली जो है इसका हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है। आपको इस तरह से याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ डब्ल्यू। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, आज मेरी हैंडराइटिंग बहुत ज्यादा गंदी आ रही है क्योंकि ये वाला बोर्ड इतना अच्छा नहीं है, लेकिन नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि हम लोग अब स्टार्ट कर चुके हैं, तो नेक्स्ट सेशन में इस बोर्ड को मैं इंप्रूव कर लूंगा तो आप लोग के लिए भी आसान हो जाएगा। तो जेनेवा में मीटिंग हुई थी। डब्ल्यू की हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की मीटिंग थी। प्रेसिडेंट कौन था, वाइस प्रेसिडेंट कौन था, थीम क्या थी, ये आपको पता चल चुका है। 194 मेंबर स्टेट्स हैं, सारे के सारे मेंबर स्टेट्स ने मीटिंग को अटेंड किया था। तो यहां तक तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को लगता है काफी ईजियर होगा। एक और छोटी सी चीज यहाँ पे किसी ने पूछा है कि डब्ल्यू क्या करता है। तो डब्ल्यू जो है, याद रखना है इसको, कि जो भी ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस होते हैं, इन ग्लोबल हेल्थ चैलेंजेस को एड्रेस करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डब्ल्यू की। अब ग्लोबल हेल्थ चैलेंज का मतलब क्या होता है? ग्लोबल हेल्थ चैलेंज का मतलब होता है कि हमारे सामने कोई भी एक ऐसी सिचुएशन आ गई जो कि एक
हेल्थ प्रॉब्लम है अक्रॉस द ग्लोब, या फिर कोई एक बीमारी है जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम लोग एक इजी बीमारी लें तो पोलियो। पोलियो जो है, आज से 50 साल पहले इंडिया में बहुत सारे लोगों को होता था, हर शहर में, हर कॉलोनी में, हर दूसरी गली में किसी न किसी को पोलियो होता था। उसके बाद इंडिया में एक बहुत कॉमन बीमारी है जिसको कहा जाता है टीबी। टीबी को भी हम लोग बहुत हद तक एलिमिनेट कर चुके हैं, पोलियो को भी बहुत हद तक एलिमिनेट कर चुके हैं। अब एक और ग्लोबल हेल्थ चैलेंज जिसको तुम लोग बहुत अच्छे से जानते हो, जिसकी वजह से मेरे को ऑनलाइन देख रहे हो, दुनिया ऑनलाइन डिजिटल वर्ल्ड 5 इयर्स इंडिया का आगे चला गया, वो था कोविड। अब कोविड जो है एक ग्लोबल हेल्थ चैलेंज है, कैसे है तुम लोग को पता है। अब बाकी एग्जाम्पल्स को शायद तुम लोग यहाँ पे कनेक्ट कर पा रहे हो। सही लग रहा है, सही जा रहा है, तो एक बार हाँ ना हार्ट कुछ भी दो जल्दी से। बढ़िया, सही है। अब अगला मुद्दा आता है। अच्छा, एक और चीज जो मेरे को लगता है तुम लोग को यहाँ पे पता होनी चाहिए, अगर तुम लोग को पता होगा तो फर्दर कुछ और क्वेश्चंस को आंसर कर पाओगे। एक WHO जो है, इसने एक फर्दर अपनी एक सेकेंडरी सब्सिडरी बॉडी को एस्टैब्लिश किया हुआ है। सब्सिडरी बॉडी का मतलब होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नीचे एक और बॉडी होगी। इस बॉडी का नाम रखा गया है INB। INB का फुल फॉर्म होता है इंटर गवर्नमेंटल, मैंने इंटर GOV लिख दिया है, मैं पूरा नहीं लिख पाया, नेगोशिएटिंग नेगोशिएटिंग बॉडी। तो इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी। अब इस INB को बनाया गया था 2021 में। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आने की भी प्रोबेबिलिटी होती है, मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं, हम लोग ये टॉपिक के बाहर थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ रहे हैं टू बी ऑन द सेफर साइड। तो INB को बनाया गया, INB को किसने बनाया, तो INB को बनाने वाली बॉडी है WHO। WHO की सब्सिडरी बॉडी है। सब्सिडरी बॉडी का मतलब होता है इसके नीचे काम करने वाली बॉडी है। जैसे WHO जो है वो इसके नीचे काम करता है, इसकी प्रिंसिपल डिसीजन मेकिंग बॉडी है, इसी तरह से INB भी काम करता है। अब INB का ये फुल फॉर्म है। अब INB करता क्या है, INB का मेन काम होता है, अच्छा इसका नाम जो है ये इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी, जिसको नहीं समझ आया लिखा हुआ, जिसने चैट बॉक्स में लिखा है अभी, तो इसका फुल फॉर्म है इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएटिंग बॉडी। यानी कि जितने भी WHO के मेंबर्स हैं उन सारे के सारे गवर्नमेंट्स ने मिलके एक बॉडी को एस्टैब्लिश किया है। इस बॉडी का मेन जो गोल है, आपको गोल को अगर याद रखोगे तो काम आएगा। गोल है इसका नेगोशिएट नेगोशिएट इंटरनेशनल, मैं एक सेकेंड पेन ठीक कर लेता हूँ अपना, इसको 3 साइज पे कर देते हैं। नेगोशिएट इंटरनेशनल अग्रीमेंट, सही दिख रहा होगा अब शायद ज्यादा बेहतर, टू इनहेंस पैंडेमिक प्रिवेंशन एंड पैंडेमिक प्रिवेंशन प्रिपेयर्डनेस एंड रेडीनेस। देखो, इसको बनाया क्यों गया और कैसे बनाया गया, मैंने तुम लोग को इजियर करने के लिए लिख दिया है। मैं चार्ट बॉक्स में भी इस चीज को लिख दे रहा हूँ क्योंकि मेरी हैंडराइटिंग काफी गंदी आई है। हालांकि तुम लोगों ने देखा होगा मेरी हैंडराइटिंग तो काफी अच्छी है। मेरा पेन आज इतना अच्छा नहीं चल रहा है, मेरा बोर्ड जो मैंने सेलेक्ट कर लिया है वो इतना अच्छा नहीं है। तो ये जो बॉडी है, ये बोलना चाहती है कि ये नेगोशिएट करती है इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स। इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स का मतलब होता है बिटवीन टू कंट्रीज, और बहुत सारी कंट्रीज मिलके किसी एक कंक्लूजन पे आ रही हैं। और ये इनहेंस कर रहा है, इनहेंस करने का मतलब है इम्प्रूव कर रहा है। किस चीज को इम्प्रूव कर रहा है, तो पैंडेमिक की सिचुएशन, यानी कि कोविड लाइक सिचुएशन, जो वर्ल्ड के लिए ग्लोबल हेल्थ चैलेंज था, कि जिसको आपको एड्रेस करना ही करना पड़ेगा क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ होगी। तो उसको प्रिवेंट करना, वन। सेकेंड, उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल, जैसे इंडिया है, इंडिया में जब कोविड हुआ था तो किसी के पास भी बेड्स नहीं थे, किसी भी इंडिया के सिटी में इनफ नंबर ऑफ बेड्स नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर्स नहीं थे, इनफ नंबर ऑफ मेडिसिन नहीं थी, बेसिक मेडिसिन की फैसिलिटी जो थी वो एकदम ही डिसरप्ट हो गई थी। तो उस चीज के लिए हमको पहली चीज तो हमको प्रिवेंट करना है। प्रिवेंट का मतलब कि इस तरह की सिचुएशन हो ही ना। शायद आपने बहुत ही फेमस मैक्सिम सुना होगा, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो प्रिवेंट करना है, अगर प्रिवेंट कर रहे हो तो उसके लिए आपको प्रिपेयर्ड भी रहना है अगर सिचुएशन हो गई। और रेडीनेस की अगर हो जाती है सिचुएशन तो आप कैसे डील करोगे, इन सारी चीजों के लिए आपको साइमल्टेनियसली रेडी रहना है। साइमल्टेनियसली रेडी रहने का जो पूरा भार लिया है वो लिया है INB ने। अब यहाँ पे एक और बात समझ आ रही होगी कि INB को बनाया गया 2021 में।
अब 2021 से मनाया गया, यानी कि 2020 में जो कोविड की सिचुएशन हुई, जो कि 19 से शुरू हुई, इंडिया में 20 में हुई, इसलिए मैं 20 रेफर कर रहा हूं। तो कोविड 19 की जो सिचुएशन हुई, जिसमें 2020 में बहुत सारे लोगों की 2020 और 2021 में डेथ हुई, तो उस चीज को कॉम्बैट करने के लिए जब ये प्रॉब्लम अराइज हुई, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आईएनबी को बनाया गया कि अगर फर्दर कोविड जैसी कोई सेकेंडरी सिचुएशन, कोविड जैसी फर्दर कोई फ्यूचर में सिचुएशन होती है, तो उस सिचुएशन को हम किस तरह से एड्रेस कर सकते हैं। आई बिलीव तुम लोग को समझ गया होगा। जल्दी से हार्ट दे दो अगर समझ गया है तो। नेक्स्ट हम लोग मुद्दे पे आ जाते हैं। नेक्स्ट 5-7 मिनट्स में इसको रैप अप करते हैं और अगले टॉपिक पे मूव कर सकते हैं, अगर तुम लोग चाहो तो, या फिर कल कर सकते हैं। मेरी कोशिश तो ये रहती है कम टाइम में ज्यादा टॉपिक्स ज्यादा डेप्थ में अच्छे से कवर हो जाएं। जितनी भी चीजें तुम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, सारी की सारी चीजें तुमको पता चल जाएं। अब अगली बात आती है कि 78th वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में इंडिया ने क्या किया, कैसे किया, इंडिया को रिप्रेजेंट कौन कर रहा था। तो इंडिया को रिप्रेजेंट करने वाले इंसान का नाम तुम लोग को पहले पता होना चाहिए। इंडिया को रिप्रेजेंट एक वुमन ने किया है, इनका नाम है पुण्या सलीला श्रीवास्तव। SHSRIVASTAVA। ठीक है, ये पर्सन है जिन्होंने रिप्रेजेंट किया है इंडिया को। अब अगला क्वेश्चन आता है कि ये पर्सन है कौन जो इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये इंडिया में जो इंडिया की मिनिस्ट्री है, हेल्थ मिनिस्ट्री में सेक्रेटरी हैं। तो इंडिया की जो हेल्थ मिनिस्ट्री है उसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो उसमें सेक्रेटरी हैं ये पर्सन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो यहाँ पे सेक्रेटरी हैं पुण्य सलीला श्रीवास्तव। अब यहाँ पे दो तीन चीजें जो यहाँ पे तुम लोगों को पता होनी चाहिए इंडिया से रिलेटेड। नंबर वन, इन्होंने यहाँ पे बताया है वर्ल्ड हेल्थ, अच्छा इस मीटिंग को मोदी जी ने भी अटेंड किया था। मोदी जी ने वर्चुअल फॉर्म में इस मीटिंग में पार्टिसिपेट किया था, इसलिए मोदी जी का जो कंट्रीब्यूशन है उसको मतलब नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन वो बहुत बिगर नहीं है। और उन्होंने कुछ ऐसी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात नहीं बोली है। लेकिन पुण्य सलीला श्रीवास्तव ने एक बात बोली है कि इंडिया में मेडिकल फैसिलिटीज जो है वो बहुत तेजी से इंप्रूव हो रही हैं। और इसका एक जो प्रमाण है वो ये है कि इंडिया में मोदी जी के पहले 387 मेडिकल कॉलेजेस होते थे, जो मतलब मैंने अपने फिगर्स के लिए इजियर करने के लिए लिखा हुआ है। और आज के रेट में 10 साल बाद जब मोदी जी ने काम शुरू किया इंडिया में, तो 387 मेडिकल कॉलेजेस थे। आज के रेट में 780 मेडिकल कॉलेजेस हैं। मोदी जी की बहुत बड़ी अचीवमेंट है। जो भी मोदी जी के भक्त हैं वो भी दिल दे सकते हैं हमें यहाँ पे। तो 780 टोटल नंबर ऑफ मेडिकल कॉलेजेस हो चुके हैं इंडिया में, यानी कि हेल्थ फैसिलिटी बहुत इनक्रेडिबली बढ़ी है। वन टू, एंड वेरी इंपॉर्टेंट, शायद आपने ध्यान दिया होगा कि इंडिया में जहां पे भी मेडिकल कॉलेज होता है उसी के साथ लगा हुआ हॉस्पिटल होता है। तो हॉस्पिटल एंड मेडिकल कॉलेज साथ में होता है। तो इससे ऑटोमेटिकली मेडिकल फैसिलिटी जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि उन बच्चों को हम लोग चांस देते हैं कि वो रियल टाइम पे प्रैक्टिस कर सकें उस चीज को, कि वो बेस्ट लर्निंग सीख पाए। अनलाइक एनएलयूज में क्या होता है, हाई कोर्ट कहीं होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहीं होता है, और एनएलयू कहीं और होता है। उनको कोई लेना देना ही नहीं होता है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से। उसके लिए वो लोग बोलते हैं कि इंटर्नशिप कर लो साल में 2 महीने की, तो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम सब कुछ सीख जाओगे, जो कि सबसे बड़ा झूठ है दुनिया का। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज बोली गई है, और या नेक्स्ट चीज हुई है यहाँ पे जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि इंडिया ने एक बीमारी को एलिमिनेट किया है। एलिमिनेट करने का मतलब है कि इंडिया ने एक बीमारी जो इंडिया में बहुत ज्यादा फैला करती थी उसको खत्म कर दिया है। इस बीमारी को कहा जाता था ट्रकोमा। ट्रकोमा जो होता है ये एक तरीके का आई आई आंखों में होने वाला एक इन्फेक्शन है, आई इन्फेक्शन है। इस तरह के कुछ दिखता है जब किसी को ट्रकोमा होता है तो। और ट्रकोमा जो है पहले बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम थी इंडिया के अंदर, लेकिन इंडिया ने ट्रकोमा को कंप्लीटली एलिमिनेट कर दिया है इंडिया के अंदर से। इसके लिए इंडिया को एक सर्टिफिकेट दिया गया है। इसको कहा गया है सर्टिफिकेट फॉर एलिमिनेशन। सर्टिफिकेट फॉर एलिमिनेशन मैं लिख दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, चैट बॉक्स में लिखना शायद ज्यादा बेहतर होगा। सर्टिफिकेट फॉर एलिमिनेशन ऑफ ट्रकोमा एज पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम। ठीक है, यहाँ पे शायद तुम लोग को दिख रहा होगा, इस बोर्ड के ऊपर भी लिख देते हैं, यहाँ पे भी। ठीक है, इसकी जगह पे लिख दिया गया है अब। तो ये जो था ये एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन को इंडिया ने सॉल्व कर लिया है। जिस तरह से इंडिया ने पोलियो को सॉल्व किया है, ये बिल्कुल उसी तरीके का अचीवमेंट है। यहाँ पे इंडिया को इस चीज के लिए सर्टिफाई किया गया है, सर्टिफिकेट दिया है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। मोदी जी की तारीफ हो गई है, और बस मोदी जी भी खुश हैं, दुनिया भी खुश है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ असेंबली तुमने पढ़ लिया है, और बाकी दूसरा कोई टॉपिक चाहते हो तो हम लोग कल कर लेते हैं।
और कुछ बातचीत करना चाहते हो तो चैट बॉक्स में बोल दो, या फिर चिया दीदी के टेलीग्राम पे आ जाओ, वहां पे मैं अपने नोट्स भी डाल देता हूँ कि शायद तुम लोगों को देखने में आसानी होगी। मेरे को ऐसा लगता है वो थोड़े से हेल्प कर देते हैं, उसमें जो भी इंपॉर्टेंट कॉम्पोनेंट्स होंगे उनको भी मेंशन कर दूंगा। स्टार्ट करते हैं विद द टॉपिक। टॉपिक है इंटरनेशनल मून डे। अब अगर आप इस चीज को पूरा का पूरा कर रहे हो मेरे साथ, तो इस पॉइंट ऑफ टाइम पे मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपनी जो नोटबुक है उसको ऐसे टिल्ट कर दो, लैंडस्केप फॉर्म में टर्न कर दो, बीच में लिख दो इंटरनेशनल मून डे, इसके चारों तरफ अपने नोट्स बना लो, आपको सारी चीजें याद रहेंगी, मैं आपको इंश्योर करता हूं। तो सबसे पहली चीज, तो इंटरनेशनल मून डे मनाया कब जाता है? तो इंटरनेशनल मून डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं 20 जुलाई को। अब इस स्पेसिफिक डेट को क्यों सेलेक्ट किया गया इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टोरी है और इसके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। तो इंटरनेशनल मून डे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं क्योंकि इस पर्टिकुलर डे पे अपोलो 11 जो था ये लैंड किया था मून के सरफेस पे। तो अपोलो 11 की जब मून के सरफेस पे लैंडिंग होगी जिस दिन पे, उस डे को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल मून डे। अब अपोलो मिशन किसका था? तो अपोलो मिशन था नासा का। यहाँ पे आपको दो क्वेश्चंस और याद रखने हैं, मैं यहाँ पे अलग से आपके लिए बता दे रहा हूँ, ये तो वन हो गया। सेकंड चीज आपको पता होनी चाहिए, फर्स्ट कंट्री टू लैंड ऑन मून, पहला कंट्री जो मून पे पहुंचा वो था यूएसएसआर। यूएसएसआर ने लेकिन मैंड मिशन नहीं किया था, मैंड मिशन किया था नासा ने। मैंड मिशन का मतलब होता है एक इंसान जिसको चांद पे पहुंचाया गया। इस मिशन को नासा ने किया। लेकिन जब हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सी कंट्री थी जो सबसे पहले मून पे पहुंची, तो मून पे पहुंचने वाली फर्स्ट कंट्री थी यूएसएसआर। यूएसएसआर पहुंचा था 1966 पे मून पे, लेकिन मैंड मिशन नहीं था। यानी कि एक मशीन पहुंच गई है, एक रॉकेट पहुंच गया है, एक लैंडर पहुंच गया है, रोवर पहुंच गया है मून पे। रोवर लैंडर का मतलब होता है, शायद आपने देखा होगा, चके लगे वाली एक छोटी सी मशीन होती है जो मून पे जाके ऐसे सरफेस पर घूमती है, उसी को हम लोग कहते हैं रोवर। अब इसके बाद हम लोग को नेक्स्ट चीज जो पता होनी चाहिए, अपोलो 11 मिशन जो था इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दे रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट दे दे रहा हूँ आपके लिए, इस पूरे के पूरे टॉपिक को बहुत ज्यादा इजियर बनाने के लिए। नेक्स्ट चीज हम लोग को पता होनी चाहिए कि अपोलो मिशन स्टार्ट कब हुआ। तो अपोलो मिशन स्टार्ट हुआ था 16 जुलाई को, एंड मिशन एंड हुआ था सक्सेसफुली 24 जुलाई को। अब ये कैसे हुआ था? 16 जुलाई को अर्थ से तीन तीन एस्ट्रोनॉट्स निकले मून के लिए। शायद आपने सुना होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग का नाम प्लस बज एल्ड्रिन का नाम, कि जो फर्स्ट टू पीपल थे जो मून पे लैंड किए थे। लेकिन मिशन में तीन लोग गए थे, आपको याद रखना है इस बात को। ये लोग अर्थ से निकले मून के लिए, 20 जुलाई को ये लोग मून पे लैंड कर गए और 24 जुलाई को अर्थ पे वापस आ गए। अब जब ये लोग 24 जुलाई को मून पे लैंड किए, इस दिन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। फर्स्ट पर्सन एंड सेकेंड पर्सन का नाम हर कोई जानता है। फर्स्ट पर्सन है नील आर्मस्ट्रॉन्ग, कभी ना कभी बचपन में तो नाम सुना ही होगा। सेकेंड पर्सन टू लैंड ऑन मून का नाम है बज एल्ड्रिन। एंड जो थर्ड पर्सन था, इस पर्सन का नाम है माइकल कॉलिंस। ये तीन पर्सन गए थे मून पे। अब ये जो थर्ड पर्सन है, ये कभी भी मून पे लैंड नहीं किया। ये इसने क्या किया कि ये अगर मून था तो अब मून के चारों तरफ एक और सैटेलाइट घूम रहा था, ये उसमें था। ये ऑब्जर्व कर रहा था कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड बज एल्ड्रिन सक्सेसफुली मून पे लैंड कर सकते हैं कि नहीं, प्लस अगर उनके मिशन में कोई भी प्रॉब्लम होती है या अनसक्सेसफुल होता है या वो फंस जाते हैं, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ये पर्सन यहाँ पे जो आउटर ऑर्बिट ऑफ मून पे है, यानी कि ये लूनर ऑर्बिट पे था। लूनर ऑर्बिट, लूनर ऑर्बिट से ये कांटेक्ट कर पाए अर्थ को और बता पाए नासा वालों को कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है या सक्सेसफुली हम लोग वापस आ रहे हैं। तो जो भी इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन करना था, ये काम कर रहा था माइकल कॉलिंस। आपको माइकल कॉलिंस का नाम पूछा जा सकता है, इसलिए मैंने बताया। अब माइकल कॉलिंस मून पे नहीं गया है, वो लूनर ऑर्बिट में है, मून के चारों तरफ वो घूम रहा था, यानी कि उसका जो स्पेसशिप था वो मून के चारों तरफ घूम रहा था। तो ये हो गया 20 जुलाई का इवेंट। अब 20 जुलाई इसलिए इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में इसको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डे की तरह हम लोग मार्क करते हैं। अगर आप देखोगे कि हम लोग कभी भी देखें तो पूरी की पूरी ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोग किसी दूसरे प्लैनेट पे, यानी कि अर्थ के बाहर किसी दूसरे ऑब्जेक्ट पे चले गए हैं, इससे बड़ी कोई भी अचीवमेंट नहीं मानी गई है। ये अचीवमेंट इस पर्टिकुलर डे पे हुई थी, इसलिए यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने 2021 में एक रेजोल्यूशन पास किया। आपको इस रेजोल्यूशन के बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। 2021 में एक रेजोल्यूशन को पास किया, रेजोल्यूशन पास करने वाली बॉडी का नाम है यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, जो वन ऑफ द ऑर्गन्स है ऑफ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन पास किया। इस रेजोल्यूशन को कहा जाता है A/RES/76
2021/76। ये रेजोल्यूशन का नंबर है, ये स्लैशेस हैं। तो ये जो रेजोल्यूशन था इसको पास किया गया 2021 में। 2021 में इस रेजोल्यूशन को पास करने के बाद बोला गया कि हम लोग इंटरनेशनल मून डे को सेलिब्रेट करना स्टार्ट करेंगे 2022 से। अब 2022 से अगर आज हम लोग देखते हैं 2025 में, तो 2022, 2023, 2024 और 2025, यानी कि इस साल हम लोग फोर्थ इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। आई बिलीव आप लोग इस आंसर को निकाल पाए होगे मैंने किस तरह से निकाला। आपको ईयर ऑन ईयर अगर याद रहेगा तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। 2021 में रेजोल्यूशन लाया गया। रेजोल्यूशन किसने लाया? यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने। 2021 में पास हो गया रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जैसे ही पास होगा 2022 से हम लोग सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर देंगे। सेलिब्रेट किस डे पे कर रहे हैं? तो 20 जुलाई को सेलिब्रेट कर रहे हैं। 20 जुलाई को क्यों चुना गया? क्योंकि इस दिन पे मून लैंडिंग हुई। तो अगर आप इतना सा पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है इसको टॉप ऑफ द टॉपिक लिख दोगे तो आपके लिए बहुत ज्यादा इजियर हो जाएगा। आप अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको बेटर एडजस्ट कर सकते हो। मैंने बहुत ज्यादा ओपनली लिखा है आपके देखने के लिए। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट चीज पे आ जाते हैं। यहीं पे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया ने क्या क्या अचीव किया है अराउंड मून, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसरो बहुत सारे मिशन करता है और बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं इसरो के क्वेश्चंस में आने के। तो अब एक सेकेंड, इसको 3 कर देते हैं पेन के साइज को। ठीक है। तो अब इंडिया के 3 मिशन आपको याद रखने हैं मून के अराउंड, जो तीनों के तीनों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट है चंद्रयान 1, सेकंड है चंद्रयान 2, थर्ड है चंद्रयान 3। चंद्रयान 1 जो हुआ था इसको किया गया था 2008 में, चंद्रयान 2 को किया गया था 2019 में, चंद्रयान 3 को किया गया था 2023 में। अब इसमें से ये मिशन सक्सेसफुल था, ये अनसक्सेसफुल था, और ये एक बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था। अब इसकी सक्सेस जो है, इस मिशन में इसरो ने अर्थ पे, यानी कि इंडिया ने अर्थ पे पानी को ढूंढा था, पानी की खोज की थी मून पे। ये मिशन जो था ये फेल हो गया था। इस पे शायद आपने मोदी जी की ये बहुत ही फेमस फोटो देखी होगी। और 2023 का ये बहुत ही सक्सेसफुल मिशन था। ये जो मिशन हुआ था सक्सेसफुल, ये हुआ था 23 अगस्त को। 23 अगस्त को जो इंडिया था, इसरो था, वो मून के साउथ पोल पे लैंड किया था। साउथ पोल पे लैंड करना इसलिए स्पेशल है क्योंकि इंडिया अर्थ पे इकलौती कंट्री है जो मून के साउथ पोल पे रीच किया है विदाउट एनी फेलियर। यानी कि फर्स्ट कंट्री एंड विदाउट एनी फेलियर मून के साउथ पोल पे रीच करने वाली कंट्री है। आज तक मून पे लैंड किया है सिर्फ 4 कंट्रीज ने। आपको ये भी याद रखना है। फर्स्ट यूएसए, सेकेंड यूएसएसआर/रशिया, बाकी 2 तो बहुत ही ऑब्वियस हैं, इंडिया इस लिस्ट में है, और हमारा सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर चाइना। तो ये 4 कंट्रीज हैं जिन्होंने मून को रीच किया है। अब इसके बाद इंडिया इकलौती कंट्री है जो मून के साउथ पोल पे रीच की है। साउथ पोल पे कब हम लोग रीच किए थे? 23 अगस्त 2023 को। अब इस तारीख को मोदी जी ने बहुत ज्यादा स्पेशल बनाया, इसलिए हम लोग इसको सेलिब्रेट करते हैं एज नेशनल स्पेस डे। आपको शायद बहुत ही ऑब्वियस लग रहा होगा कि स्पेस डे इसी दिन को सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि हमारी स्पेस में हमने स्पेस में एक बहुत ही ग्रेटर फीट को अचीव किया है। तो इंडिया के अराउंड आपको ये 3 चीजें पता होनी चाहिए। अब इसके बाद अच्छा, एक और चीज यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये नेशनल स्पेस डे जो है, इस डे को हम लोग एक और स्पेशल चीज करते हैं जिसको हम लोग कहते हैं कि हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार का। ये होते हैं इंडिया के नेशनल साइंस अवार्ड्स। तो इस साल भी राष्ट्र विज्ञान पुरस्कार दिए जाएंगे इस पर्टिकुलर डे पे। आपको याद रखना है इस चीज को। प्लस जब ये इवेंट होगा तो हम लोग कवर भी करेंगे, तो आपकी ये चीज कंप्लीटली कवर हो जाएगी मेरे साथ। अब हम लोग ने एक साइड पे इस चीज को कवर कर लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं कि 2025 में क्या क्या इवेंट्स हुए अराउंड इंटरनेशनल मून डे। सबसे पहली चीज, इसकी थीम। इस साल की जो इंटरनेशनल मून डे की थीम थी, इसको कहा गया है वन मून वन विजन। ये एक ही थीम है, मैं 3 पार्ट्स में लिख दे रहा हूँ। वन फ्यूचर, मतलब 3 लाइंस में लिख दिया है मैंने, लेकिन एक सिंगल थीम है। वन मून वन विजन एंड वन फ्यूचर, ये इस साल की 2025 की थीम है। कि इस साल के जो मेन इवेंट्स है उनको होस्ट किया है दुबई ने। दुबई विच मीन्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने होस्ट किया है मेन इवेंट्स ऑफ 2025 को। यानी कि इसके इस डे के अराउंड जो भी इवेंट्स हुए हैं उनको दुबई में कंडक्ट किया गया है। एंड लास्टली हम लोग एक छोटी सी चीज को कवर कर लेते हैं। इस साल जो बेसिक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं 56th एनिवर्सरी ऑफ मून लैंडिंग।
ये साल जो है 2025, ये 56th एनिवर्सरी है ऑफ मून लैंडिंग। नेक्स्ट चीज आपको पता होनी चाहिए, मैं ऊपर लिख देता हूँ शायद और आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने रेजोल्यूशन को पास किया। रेजोल्यूशन बात कर रहा है हम लोग के लिए कि हम लोग को इंटरनेशनल मून डे सेलिब्रेट करना चाहिए। इस रेजोल्यूशन को एक बॉडी ने प्रमोट किया है। इस बॉडी का आपको नाम पता होना चाहिए। इसको कहा जाता है कमिटी ऑन पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस। ये एक पर्टिकुलर बॉडी है। ये है एक ऑर्गन ऑफ यूएन, यानी कि यूनाइटेड नेशन की ही एक सपोर्टेड बॉडी है, सब्सिडरी बॉडी है जो स्पेस पे ध्यान देती है, स्पेस प्रोग्राम्स पे। तो इस बॉडी ने रेकमेंड किया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को कि हमको ये पर्टिकुलर डे सेलिब्रेट करना चाहिए। तब यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इस पर्टिकुलर डे को अडॉप्ट किया है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए थी। बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है लेकिन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर आप इस चीज को इस तरह से देखोगे तो आपको शायद सारी चीजें एक जगह पे सिंगल प्लेस पे दिखेंगी, जिससे आपके लिए पढ़ना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। मैं आपको रिकमेंड करूंगा आप इसी तरह से पढ़ोगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अब फर्दर मैं आपको यहीं पे एक और चीज बता देता हूं जो आपको अगर पता होगी तो अच्छा होगा कि इसरो को जब बनाया गया तो आपको इसरो के लिए भी कुछ फैक्ट्स याद रखने चाहिए। इसरो को बनाने का जो मेन मोटिवेशन था वो यही पर्टिकुलर इवेंट था, यानी कि 20 जुलाई का जो इवेंट था, मैंने बोला ना ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट था। इसरो को बनाने का जो मेन प्रिंसिपल रीजन था वो भी यही था। कैसे? जब 20 जुलाई को मून लैंडिंग हुई, इसके बाद 15 अगस्त को शायद आपको पता होगा इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो लाल किले से स्पीच देते हैं। उस वक्त पे इंडिया की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी। तो इंदिरा गांधी ने 15 अगस्त को 1969 में स्पीच दी और इंदिरा गांधी ने बोला कि हमको भी इस तरह के स्पेस एक्सप्लोरेशन करने चाहिए। उस वक्त पे इसरो को स्टैब्लिश किया गया। तो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसरो को कब स्टैब्लिश किया गया, तो आपको आंसर मार्क करना होगा 15 अगस्त 1969। कैसे किया गया, वो मून लैंडिंग से कैसे रिलेटेड है, शायद आपको समझ आ रहा होगा कि जुलाई में मून लैंडिंग हुई 20 जुलाई को, तो 15 अगस्त को इंदिरा गांधी ने अनाउंस कर दिया कि हमको भी इस तरह की एक्टिविटीज करनी है फ्यूचर में, इसलिए हम लोग इसरो को लॉन्च कर रहे हैं, इसरो को बना रहे हैं। आई बिलीव आपको काफ़ी सारी चीज़ें समझ आई होंगी, काफ़ी सारी चीज़ें पता चली होंगी। और फर्दर किसी भी क्वेरी क्वेश्चन के लिए आप मेरे को रीच कर सकते हो थ्रू कमेंट्स। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग जल्दी से कवर करते हैं।